हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट आज जो 6 है हमारा, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 6 पार्ट और लास्ट आज। अब आपका यहाँ से सोशल साइंस जो है ओवर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज के बाद तो अब क्या था, आज के हम इसमें लास्ट लेक्चर में देखेंगे। और प्लीज़, अगर आपने इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो एक बार शेयर करते जरूर चलिएगा, क्योंकि इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो फर्दर चीज़ें लोगों को पता चलेंगी, और जितना लोग आएंगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, बेहतर कंटेंट तैयार करें। ठीक है। नाउ, अभी तक हमने देखा कि ओल्ड या एशियंट चाइना से, चाइना में चीज़ें बदली, जापान, जापान के बाद हमने यूरोप कॉन्टिनेंट के में देखा कि इटली, है ना, इटली, इटली के बाद फिर चीज़ें बदली, और जो प्रेस था वो फ्रांस, और फिर अलग पूरे पार्ट ऑफ द यूरोप में, है ना, पार्ट ऑफ द अदर यूरोप में देखने को आपको कॉन्टिनेंट अदर अदर कंट्रीज में देखने को मिलता है। वहाँ पर रिवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं। फिर हम लोगों ने उसको एवोल्यूशन, और उसमें जैसे गुटेनबर्ग और इटली में मार्को पोलो जैसे लोगों ने इसमें किया। फिर रूसो जैसे, फ्रांस में रूसो और वॉल्टियर जैसे लोग आए, उन लोगों ने अपने पब्लिकेशंस वो किए, और इसी के साथ फर्दर नेक्स्ट उसमें चीज़ें आगे बढ़ी। तो यूरोप में पूरे उसमें नया जो है प्रिंट कल्चर देखने को मिला, जिसमें 250 जो पर आर निकलती थी, अब 8000 सीट्स पर आर निकलने लगी थी। ठीक है, होयो ने जो स्टार्ट की थी। इसी के साथ फिर हमने देखा इंडिया में कैसे आया, और इंडिया में पहले जो था पाल्म ऑयल, सॉरी पाल्म, जो पल्म लीप पे कैसे लिखी जाती थी, और इसी के साथ हैंडमेड जो पेपर हुआ करते थे, है ना, हैंडमेड पेपर, उस पर लिखी जाती थी चीज़ें। और इसी के साथ इंडिया में नया कल्चर, यानी जो सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग मशीन आई, और इसी के साथ कोंकण, है ना, और कन्नड़, है ना, कन्नड़, तमिल, इन लैंग्वेज में लिखना लोगों ने पब्लिश होना स्टार्ट हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज इतना नहीं थी, ना के बराबर। फिर देखा हमने कि इंडियंस ने अब खुद के प्रिंटिंग प्रेस लगाने स्टार्ट कर दिए, और बंगाल गजेट जैसे चीज़ें निकाल प्रिंट होने लगी। अब साथ में संवाद, कॉम कॉमेडी, है ना, कॉमेडी जैसी जो राजा राम, यानी उस टाइम पे राम मोहन रॉय, है ना, राम मोहन रॉय हुआ करते थे। उन्होंने समाज में रिफॉर्म्स कैसे आए और पब्लिक डिबेट स्टार्ट हुई, उनको दिया। इसमें विधवा विवाह, इन सब की जो कुरीतियाँ थी, उस टाइप की जो अंधविश्वास हुआ करते थे, उनको अलग किया, है ना। और इसी के साथ अब पूरा जैसे सब कुछ चेंज हो गया। न्यू पब्लिकेशंस कैसे मार्केट में अवेलेबल हुए, कैसे आए, क्या हुआ, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कि न्यू पब्लिकेशंस से, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, नया प्रतिरूप जो पब्लिकेशन का था, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रकाशन का, पब्लिकेशन हिंदी में प्रकाशन कहते हैं, तो प्रकाशन के नए रूप देखने को मिलते थे, जिसमें द न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग लिरिक शॉर्ट स्टोरीज, essays अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक है,
In a different way, that reinforced new emphasis on a human lives and ultimate feelings about the political, social, rules shaped such things. ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट समझो कि नए साहित्य विधाओं ने भी पढ़ने की दुनिया में प्रवेश किया, जिसमें लघु कहानी, कथाएं, गीत, सामाजिक और राजनीतिक मामलों के बारे में निबंध आने लगे। फिर इसमें जो अलग अलग इन अ डिफरेंट वे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से उन्हें मानव जीवन के अंतरंग भावनाओं यानी reinforce a new emphasis of the human feelings, है ना, जो भावनाएं थी नहीं, उनकी राजनीतिक और सामाजिक नियमों पर नए जोर को मजबूत किया और जिन्होंने ऐसी चीजों को आकार दिया। थर्ड पॉइंट है द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के अंत में न्यू विजुअल कल्चर वॉज में नया कल्चर, नया दृश्य, संस्कृति आकार ले रही थी। एंड द पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेज ऑफ फॉर मॉस क्रिटिसिज्म। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए छवियों का निर्माण किया, जो आप इमेज देख पा रहे हैं। लकड़ी पर नक्काशी करने वाले गरीब कारीगर जो लकड़ी के ब्लॉक्स बनाते थे, लेटर प्रेस के पास दुकानें खोलते थे और प्रिंट की दुकान में काम पर लगाए जाते थे। नेक्स्ट फिर है चीप प्रिंटर्स एंड कैलेंडर्स, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध सस्ते प्रिंट और कैलेंडर गरीब लोग भी अपने घरों या कार्यस्थलों की दीवारों पर सजाने के लिए खरीद सकते थे। इन प्रिंटों ने आधुनिकता और परंपरा, धर्म, राजनीति और समाज और संस्कृति के बारे में लोकप्रिय विचारों को आकार देना शुरू किया था। जैसे उन पे लिख लिख के कुछ ना कुछ लिखा होता था। आपने फेयर गए होंगे, मेला गए होंगे, देखते हो बड़े बड़े पोस्टर मिलते हैं, उनमें कुछ ना कुछ लिखा होता है जो कि धार्मिक विचारों से आहत होता है, राजनीतिक होता है या परंपरा बेस होता है, समाज में, संस्कृति में किसी न किसी उस पे थीम पे बेस होता है। फिर द एजुकेटेड इंडियंस जो है फैसिनेशंस विद द वेस्टर्न जो है टेस्ट, शिक्षित भारतीयों का पश्चिमी स्वाद और पहनावे के प्रति आकर्षण, जबकि अन्य ने सामाजिक परिवर्तन का डर व्यक्त किया। वहीं पे जो रेवोल्यूशनरी जो नेशनलिस्ट हुआ करते थे, राष्ट्रवादियों की जो खिल्ली उड़ाने वाले शाही व्यंग चित्र भी थे, और साथ ही शाही शासन की आलोचना करने वाले राष्ट्रवादी कार्टून भी थे, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह से बना के इस तरह से प्रसारित करने लगे, क्योंकि इन लोगों ने वेस्टर्न जो ट्रेनाइजेशन फॉलो करने लगे थे, और इससे जो है सोशल चेंज का डर सता रहा था, सेम जैसे यूरोप के उसमें हमने देखा था हिस्ट्री में। वैसे इंडिया में भी चीज़ें बदल रही थी। अब जो है ग्लोबल मार्केट तैयार हो रही थी हर एक उसकी। विमेन एंड प्रिंट, महिलाएं और मुद्रण। विमेन रीडिंग देयरफॉर increase the numerous in middle class homes, and liberal husbands and fathers began educated their women folk at home and sent them to schools. The women's schools were set up in cities and towns and the mid 19th century. अब 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक महिलाओं को भी स्कूल भेजा जाने की बात की जाने लगी थी। मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं की पढ़ाई में भारी वृद्धि हो रही थी, और 19वीं सदी के मध्य में शहरों और कस्बों में महिला स्कूल स्थापित किए जा रहे थे, जो उदार पतियों और पिताओं ने अपनी महिलाओं को घर पर ही शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दिया। द कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव्ड, जो रूढ़वादी हिंदुओं को मानना था कि एक साक्षर लड़की विधवा हो जाएगी और
मुसलमानों को डर था कि शिक्षित महिला उर्दू रोमांस पढ़कर भ्रष्ट उर्दू जो है रोमांस पढ़कर भ्रष्ट हो जाएगी। ये सब लिटरेट गर्ल्स वुड बी विडोज एंड मुस्लिम्स feared educated women to be corrupt reading a Urdu romance, है ना। एंड द गर्ल्स इन अ कंजर्वेटिव, यही उर्दू रोमांस जब मेल पढ़ें तो वो संस्कारी हैं, जो औरतें पढ़ें तो करप्ट हो जाएंगी। ये देखने को इस आप इमेज में आप देख रहे हैं, इस तरह से इन लोगों ने कि यूरोपियंस की तरह सेटिंग करेंगी, इस तरह से बैठेंगी, इस तरह से वो करेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ये लोग जो कंजर्वेटिव हिंदू हुआ करते थे या कंजर्वेटिव जो मुस्लिम्स हुआ करते थे वो लोग नहीं भेज रहे थे। मुस्लिम्स फैमिली ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हु जो सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू, एंड जो मुस्लिम्स जो फैमिली हुआ करती थी उत्तर भारत की, जो रूढ़वादी मुस्लिम परिवार की लड़की जिसने गुप्त रूप से उर्दू में पढ़ना और लिखना सीखा, उसका परिवार चाहता था कि वह केवल अरबी कुरान पढ़े जो उसे समझ में नहीं आता था, सिर्फ वो पढ़ना जाने, उसका मतलब न समझ सके, इतना ये लोग चाहते थे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इन द ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी, पूर्व बंगाल 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत ही रूढ़वादी घराने की एक युवा जो विवाहित लड़की रास सुंदरी देवी ने अपनी रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा था। उसका एग्जाम्पल उन्होंने ही रोट हर ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा अमर जीवन लिखी। अमर जीवन तर हमारा जीवन लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पूर्ण लंबाई वाली आत्मकथा थी। ये फर्स्ट जो है पब्लिश फुल लेंथ ऑफ द ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज, है ना, जो कि 1876 में पब्लिश हुई थी। ये अमर जीवन, ये उसकी कहानी थी जिसने रसोई में, किचन में ये सब सीखा था। और ये इमेज है जो कि इस तरह जैसे अंग्रेज लोग बैठते हैं उस तरह से ये हिंदू बैठेंगे, तो इस तरह से इनको डर हुआ करता था कि ये लोग करप्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिंट एंड पुअर पीपल्स। अब पुअर पीपल और प्रिंट की बात करें, गरीब और जो मुद्रण और गरीब, उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के, अगर हम बात करें 19वीं सदी के मध्य से बाद, ठीक है, लेट इसीलिए बोला गया है यहां पर। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में issues of caste discrimination and began to be written about the many printed tracts and essays. ज़ोबिता फूले, मराठा pioneer of low caste protest movement, wrote about the injustice of the caste system in his गुलामगिरी 1871। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में निम्न जाति का विरोध किया। आंदोलन के मराठा अग्रणी जो ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी, ये पुस्तक है गुलामगिरी, 1871 में पब्लिश की, जो जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में उसमें लिखा। 20th सेंचुरी में डॉक्टर BR 20वीं सदी में महाराष्ट्र में BR अम्बेडकर और EB मद्रास में रामास्वामी नायकर ने, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था, ने जाति पर सशक्त रूप से लिखा और
उनके लेखन को पूरा भारत ने पढ़ा। ये सब चीजें चलने लगी। डॉक्टर अंबेडकर का महाराष्ट्र में ईवी जो है नायकर ने मद्रास में बेटर लिखा था। इन्होंने पायनियर रोट इन द पावरफुल इन द कॉस्ट एंड पीपल ने पढ़ा। एंड लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड sects also create a lot of popular journals and tract criticize ancient scriptures and envisioning a new and just future। इन लोगों ने स्थायी विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने प्राचीन ग्रंथों की आलोचना करने और एक नए न्यायपूर्ण भविष्य की कल्पना करने वाली लोकप्रिय जो है पत्रिकाएं और ट्रैक्ट्स भी बनवाए। वहीं वर्कर्स इन फैक्ट्रीज कारखानों में श्रमिकों से अत्यधिक काम लिया जाता था और उनके पास अपने अनुभवों के बारे में अधिक लिखने के लिए शिक्षा का अभाव था। लेकिन काशी बाबा कानपुर के एक मील मजदूर जिनका नाम था काशी बाबा ने जाति और वर्ग शोषण के बीच संबंधों को दिखाने के लिए 1938 में 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिखा, छोटे और बड़े, ठीक है, का सवाल लिखा और प्रकाशित किया। किसने? काशी बाबा ने कानपुर में, ठीक है। तो काशी बाबा कानपुर मिल वर्क में थे। इन्होंने छोटे और बड़े का सवाल 1938 में पब्लिश किया, ठीक, जो कि कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था उसके बीच में थी। सुंदरसान चाकर बिटवीन 1935 to 1955 brought together in published in a collection of the called सच्ची कविताएं। तो इन्होंने सच्ची कविताएं पब्लिश की। 1935 और 1955 के बीच सुदर्शन चक्र को एक साथ लाया गया और सच्ची कविताएं नामक संग्रह प्रकाशित किया। साथ में बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने सेटअप किया। 1930 के दशक में मुंबई के श्रमिकों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए बेंगलोर के सूती मिल श्रमिकों ने खुद को शिक्षित करने के लिए एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय जो है पुस्तकालयों की स्थापना की। वहीं स्पॉन्सर्ड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे यूरोप में हो रहा था, सोशल रिफॉर्मर जो हुआ करते थे, समाज सुधारक हुआ करते थे, इनके द्वारा स्पॉन्सर की जाती थी या प्रायोजित की जाती थी, जिनमें उनमें अत्यधिक शराब पीने पर रोक लगाने, साक्षरता लाने और कभी कभी राष्ट्रवाद के संदेश का प्रचार करने का प्रयास किया जाता था। इस तरह से गरीबों का जो है उत्थान चल रहा था, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर हों, नायर हों या ज्योतिबा फूले हों, काशी बाबा हों, सुदर्शन चक्र और मील वर्कर्स जैसी चीजें, ये गरीबी के उत्थान के बारे में बात कर रहे थे। नाउ ये यहाँ पर इमेज है लक्ष्मीनाथ बारुश। ही वॉज डॉन अ मॉडर्न एशियन जो ये असमीज लिटरेचर के द्वारा इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था। अब प्रिंट एंड सेंसरशिप, अब इतना मटेरियल आ चुका था मार्केट में जिससे लोग परेशान होने लगे थे और साथ में क्या करना था, अब ऐसी चीजें ना पब्लिश हों जिससे समाज में आपस में विद्रोह उत्पन्न हो जाए। तो इनको रोकने के लिए जो आजकल आप देखते हैं उसको रोकने के लिए सेंसरशिप जैसी चीजें स्थापित की गई। तो मुद्रण और सेंसरशिप, तो बिफोर 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन औपनिवेशिक राज्य सेंसरशिप से बहुत चिंतित नहीं थे। जो औपनिवेशिक राज्य हुआ करते थे उनमें सेंसरशिप इतना नहीं लगी थी और उससे कोई चिंता की बात भी नहीं होती थी। सेकंड पॉइंट है इट्स अर्ली मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंट मैटर, मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती उपाय भारत के अंग्रेजों के खिलाफ थे, जो कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जा रहा था, क्योंकि उस टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें
अंग्रेजों के खिलाफ लिखी जा रही थी, तो अंग्रेजों ने इसको देख के सेंसरशिप जैसी चीजें डेवलप की। जो कंपनी के कुशासन के आलोचक थे और कंपनी के विशेष अधिकारियों के कार्यों में से नफरत करते थे, उन चीजों पर बैन लगाया जाने लगा, वो चीज पब्लिश नहीं होंगी। द कंपनी वॉज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म, कंपनी को चिंता थी कि ऐसी आलोचनाओं का इस्तेमाल इंग्लैंड में और उसके आलोचक भारत में उसके व्यापार एकाधिकार पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। बाय द 1820 द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम पारित किए और कंपनी ने ब्रिटिश शासन का जश्न मनाने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया 1820 में। इन 1835 में अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों की तत्काल याचिकाओं का सामना करते हुए गवर्नर जनरल जो बेंटिक ने प्रेस कानूनों को संशोधित करने के लिए सहमत हुए। थॉमस मैककॉले, अ लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर, एक उदार औपनिवेशिक अधिकारी थॉमस मैकाले ने एक नियम बनाया जिन्होंने पहले की स्वतंत्रता को बहाल किया। इस तरह से जो प्रिंटिंग का था वो स्टार्ट हुआ इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी के इन जो चीज़ें थी उनके खिलाफ कहीं ऐसी चीज़ें न लिखी जाएं, तो इस वजह से गांधी जी सेट 1922 में लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, freedom of associations, government of India is now seeking crush of three powers, vehicles of expressions and cultivating the public opinions and fight for Swaraj. For Khilafat means a fight for this threatened freedom before all else. ये गांधी जी ने जब 1822 में लिबर्टी की स्पीच दी थी तो उसके बारे में कहा था। तो कैसे सेंसरशिप डेवलप हुआ, कैसे सब चीज़ें बदलती रहीं, इन सब को हमने यहाँ पर अभी तक देखा। अब इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें कि आफ्टर रिवॉल्ट, ठीक है, अगर रिवॉल्ट के बाद कैसे चीज़ें उसमें आई, तो इसलिए हमने यहाँ पर आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें चीज़ें और बदली और चीज़ों को अब जो अंग्रेज थे या ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने नए तरीके से लेना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ हम यहाँ पर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। अब क्या था, 1857 के जो रिवॉल्ट के बाद पूरा चेंज हो चुका था एटीट्यूड, एंड इंगेज जो इंग्लिश मैन डिमांड अ क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। अब बैन लगाने की बात की कि जो नेटिव प्रेस होती थी, जो लोकल लोग, ये लोग इंडियंस होते थे, इन लोगों की जो पब्लिश थी या प्रेस थी उस पर बैन लगाने की बात की गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हो चुका था, पास किया गया और मॉडल द एरिस प्रेस लॉ को मॉडल किया गया, ठीक है, एंड प्रोवाइड द गवर्नमेंट टू एक्सटेंसिव राइट ऑफ द सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस। अब जो लोकल लैंग्वेज में जो भी चीज़ें निकलेंगी, जो भी छपेंगी, जो भी चीज़ उस पर सेंसरशिप काम करेगी और वो चीज़ें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ होंगी वो बिल्कुल पब्लिश नहीं होंगी। इस बारे में इन लोगों ने ध्यान दिया। तो 1800 याद रखिएगा, 1878 में वर्नाकुलर एक्ट जो है पास हुआ। वर्नाकुलर प्रेस
एक्ट, है ना, पास हुआ। ये एडिटोरियल और जो चीजें होती थी जो पब्लिश होती थी उन पर बैन करता था। दे रिपोर्ट अ कॉलोनियल मिस रूल एंड इनकरेज अ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, जो ऐसे चीजों को रोक लगाता था जो कॉलोनियल पावर को, औपनिवेशिक शक्ति को मिस रूल करे, और वो चीजें जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को इनकरेज करें उन सब पर बैन था। सॉरी। An attempt to the thought of the nationalist criticism provoked the militant protest. उन पे बैन था। This is turned to lead the renewed cycle of the persecution of the Protestant को बढ़ावा देने की बात की गई। When Punjab revolutionaries were reported in 1907 and जो बाल गंगाधर तिलक wrote the great sympathy in his केसरी, जो पंजाब में रिवोल्यूशनरीज के साथ डिपोर्टेड हुआ था 1907 में, उसको बाल गंगाधर तिलक ने अपने उसमें सिंपैथी गेन कर देते हुए अपने केसरी नामक जो उनका पत्र था, बाल गंगाधर ने कौन सा पब्लिश किया था, केसरी, है ना, केसरी नामक था, उसमें इन्होंने उसकी सिंपैथी, ग्रेट सिंपैथी के बारे में लिखा था। दिस लीड टू हिज इम्प्रिजमेंट, इन्होंने दो मराठा और बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी दो पब्लिश किए थे। इम्प्रिजमेंट इन 1807 ऑन प्रोवोक टर्न वाइड स्प्रेड द प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। अब इनको इस चीज के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन ये फिर एक साल बाद वापस आए और इन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। ये यहाँ पर है, द पावर ऑफ प्रिंट वर्ड इन अ मोस्ट ऑफ्टन सीन वे गवर्नमेंट सीक टू रेगुलेट एंड suppress print. Colonial government kept the continuous track all books and newspapers published in India, passed numerous law of the control of the press. अब जो भी इंडिया में ये जो वर्नाकुलर एक्ट की बात करते हैं वो लगा इंडिया में सेंसरशिप के तौर पे। इसमें क्या था, कोई भी बुक, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल अगर पब्लिश होगा तो वो उस लॉ के थ्रू प्रोसेस होगा और पहले जांचा जाएगा, उसके बाद होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय, अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स 22 न्यूज़पेपर्स हैड फर्निश जो है जो सेक्रेटरीज एंड ऑफ दो 18 शट डाउन रादर देन द कंपनी विद गवर्नमेंट ऑर्डर। 22 थे, उसमें 18 को शट डाउन कर दिया गया और इस तरह से चीजें पब्लिश। लेकिन 1942 में, अगस्त 1942 में 90 न्यूज़पेपर सप्रेस्ड कर दिए गए थे क्योंकि द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो ये चीज जो प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ इंडिया में, इसने भी रिवोल्यूशनरीज को प्रोटेस्ट प्रोवोक कर रहे थे और लोगों में जो एक्टिविटीज थी उनको बढ़ा रहे थे, नेशनलिस्ट की एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे। लोगों तक एक जगह जो कुछ ऐसा होता था घटित, उसको दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते थे। ऊबर इंडिया पूरी जुड़ चुकी थी एक साथ, तो इसमें हेल्प, इससे परेशान अंग्रेज लोग थे। तो आई होप आपने देखा 1942 तक की हमने चर्चा की पूरी, कि कैसे कैसे यूरोप सब कहीं होते हुए इंडिया में आए, इंडिया में कैसे चीज़ें बदली और कैसे उसको सेंसरशिप लाया गया। वर्नाकुलर एक्ट जो है वो बनाया गया 1878 में, 1878 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो सोशल साइंस का जो भी जर्नी थी अच्छी लगी होगी। सारे वीडियोस, हर एक वीडियो डिटेल में अवेलेबल है आपके चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में, सोशल साइंस क्लास 10th। आप यहाँ से जो भी ना समझ में आए कभी भी उसको आप जाइए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है और वहाँ पर आप निकाल के आप साथ में वीडियो देख के आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इस पूरी प्ले लिस्ट को आप अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी हम अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज निकालेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के साथ हम अब डिस्कस करेंगे फिर से इन टॉपिक्स को शॉर्ट फॉर्म में, वन शॉर्ट प्रॉब्लम आप जो होगा उसके आधार पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।